आज बौद्ध शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के इस सभागार में धम्म लिपि और ब्रह्मी लिपि के अध्यापन करने वाले छात्र और उसके शिक्षक इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सम्मानित सदस्य और पाली के अध्यापन की संपूर्ण रूप से उसका संचालन भंते उपानंद जी, सारनाथ वाराणसी से चलकर के आए केशुमे थेरो जी, भदंत देवानंद वर्धन जी इलाहाबाद से, और मौई पड़ियाना लखनऊ से चलकर के भदंत शील रतन जी, और डॉक्टर सुभाष बरुआ जी सारनाथ वाराणसी से। इस अवसर पर जितने भी लोग आप आए हैं, सभी लोगों के लिए इस प्रातः के पहले चरण में आप सभी के लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जैसा कि आप सारे लोगों को पहले से भी विदित है कि आज का जो अनुष्ठान है, आज का जो ये विशेष करके जो ये कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के तहत जो है ये राष्ट्रीय धम्म लिपि और ब्रह्मी लिपि 2020 पाठ्यगामी आप गतिविधियों के अंतर्गत जो है एकेडमी एक्सचेंज के तहत जो है इंटर्नशिप हेतु जो है 15 दिवसीय धम्म लिपि और ब्रह्मी लिपि का अध्यापन करने वाले यहाँ छात्र और एक कार्यशाला के लोगों के बीच में जो है जिन लोगों ने इसमें परीक्षा का जो उत्तीर्ण किया है उन्हें जो है आप सारे लोगों के सानिध्य में उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम में वो कुलपति जी भी आने वाली हैं। ये धम्म लिपि ब्रह्मी लिपि की जो बात है, मेन जो बात है वो पाली की बात है, पाली भाषा की जो बात है, पाली संस्कृति की जो बात है, पाली में हमें किस तरह के कॉन्सेप्ट और किस तरह की विचारधाराओं का हमारे देश में उसका प्रचार प्रसार हुआ, इसको हम सब लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। केवल ऐसा नहीं है कि पाली भाषा में हम 15 दिन में, 6 महीने में, साल भर में कोई डिप्लोमा ले लिया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पाली भाषा हमारे देश की मातृभाषा है, जिसको हम कभी कभी प्राकृतिक भाषा भी बोलते हैं, और मातृभाषा के साथ हम आदि भाषा भी उसको कह करके सम्मानित करते हुए लोगों के बीच में इसको रखते हैं। जैसा कि एक अपना मैं अनुभव बताऊं, अंग्रेजी पढ़ने पे आदमी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन गांव देहात में चले जाइए, जो कभी भी कॉलेज में नहीं गया, किसान है, मजदूर है, वो भी करीब करीब अपने एग्रीकल्चर खेतों के बीच और घरों में इस्तेमाल करने वाले जो भी सामान हैं उसमें करीब करीब हम समझते हैं कि 20-25% अंग्रेजी बोलता है। न भी वो पढ़ा, स्कूल नहीं गया है, उसके बाद भी जैसे खेत जब जा रहा है किसान या उसके साथ जो भी मजदूर जा रहे हैं, वो भी पंपिंग सेट बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, पेट्रोल डीजल बोलते हैं, हैंडल उसको स्टार्ट करने के लिए हैंडल बोलते हैं, पाइप बोलते हैं
तो इस तरह से तमाम सारे जितने भी एग्रीकल्चर में आने वाली जो मेडिसिन जो हैं या जो भी उसके बीज संबंधी जो उसके नंबर हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी में बोलते हैं, आप भी जानते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ इस तरह की भाषाएं हैं कि जब तक हम उसको अगर अध्ययन न करें तो हम उसे बोल नहीं सकते। लेकिन पाली एक ऐसी भाषा है जिसे हम स्कूल भी न जा कर के उसे पढ़ें भी न लिखें भी न, तब भी हम पाली बोलते ही बोलते हैं। हम लोग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच के बॉर्डर के रहने वाले, उधर नेपाल का बॉर्डर है, उधर आज भी गांव में चले जाइए तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप शहर में रहते हैं लेकिन उनकी भाषा आपकी जबकि मातृभाषा है, अगर वो बोलेंगे तो शहर के लोग समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पुराने लोग चलते गए तो भाषा भी चली गई। जब हम लोग छोटे थे, बहुत बड़े भी हुए, तब भी घरों में ये आज जो है इस तरह का जो कुकर है, प्लेट है, चम्मच है, जिस तरह से रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उस समय तो नहीं हुआ करता था। तो उस समय तो घरों में बर्तन, खाने पीने में थाली गिलास तो आज भी बोला जाता है, लोटा है, थाली है। लेकिन घरों में आज भी गांव में जैसे घूंचा है, घूंची है, कहतरी है, कूड़ा है, गगरा है, गगरी है, भरुका है, भरुकी है, बरहा है, बरही है, कूण है, इनार है। इस तरह के तमाम सारी भाषा आज भी गांव में बोली जाती है, जिसे हम पाली, वही हमारी मातृभाषा है। लेकिन आज उसका संकलन करके, उसको लिपिबद्ध करके आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, या पहले से भी पढ़ाई की जाती थी, जिसकी उदाहरण है नालंदा से लेके तक्षशिला तक, विक्रमशिला, रावल बप, ये तमाम सारी उस समय की, और आज वर्तमान में जितने भी हमारे बुद्ध विहार हैं उन विहारों में पाली भाषा पढ़ाई जाती है। तो हमको बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में आप सभी छात्र हैं, शिक्षक लोग हैं, और इस अपनी प्राचीन मातृभाषा के प्रति आप सभी लोग संवेदनशील हैं और इस अवसर पर आए हुए हैं। तो हमें जिस तरह से और भी भाषा वाले अलग अलग प्रांतों में अपनी अपनी भाषा को बनाए रखना और उसे टिकाए रखना और उसकी मजबूती प्रदान करना, या उन भाषाओं को काफ़ी उसका विस्तार किया जाना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 से लेके 19 अगस्त तक अनवरत किया गया। अब हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे, मंच पे हमारे मुख्य अतिथि जी आ गई हैं, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर माडवी सिंह जी मंच पे आए। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष मंच पे आए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय सदस्यगण भिक्षु डॉक्टर के श्री सुमेध थेरो जी, माननीय भंते देवानंद जी, माननीय भंते भिक्षु आर्यवंश जी, माननीय भंते श्री लतन जी, माननीय श्री तरुणेश जी से निवेदन है कि आप लोग मंच पे आएँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ है, इसमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम निवेदन करेंगे आप भी मंच पे आएँ।
हमारे बीच में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के निदेशक श्री अमित अग्निहोत्री जी भी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आएं। सबसे पहले मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच में पाली शिक्षा के शिक्षक एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शोध संस्थान में विद्यार्थियों को विशेष रूप से आपके द्वारा निरंतर योगदान किया जा रहा है। अब हम निवेदन करेंगे मंत्री डॉक्टर उपनंद जी से कि आप मंच पे आएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम 15 दिन का बौद्ध धर्म के विविध पक्षों पर धम्मलिपि का प्रायोगिक शिक्षण एवं अभ्यास, अशोक के शिलालेखों को पढ़ना एवं नागरिकों को लेखाभ्यास, पाली भाषा का साहित्य, बौद्ध साहित्य का परिचय एवं बौद्ध धर्म एवं सांप्रतिक वैश्विक समस्याओं का समाधान विषय पे 15 दिन का किया गया। और इसमें सहयोग के रूप में या विषय विशेषज्ञ के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रामनंदन सिंह जी थे, असिस्टेंट प्रोफेसर गढ़पाल जी थे, डॉक्टर कृष्ण कुमारी जी थे, डॉक्टर वेद व्यास भी जी थे, और संस्थान की तरफ से जो हमारे MOU किए गए हैं वहाँ से भी हम लोग विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किए थे। नवनालंदा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुशीम दुबे जी थे, जिन्होंने मेडिटेशन पर एक व्यवहारिक ज्ञान इन बच्चों को सिखाया। इसी के साथ साथ त्रिपुरा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे सर भी 2 दिन लगातार किए हैं और आपका संस्थान के उत्थान के लिए निरंतर योगदान रहा है। बिदसा सांची बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संतोष प्रियदर्शी जी ने भी इसमें भाग लिया। इसी के साथ साथ हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन के चेयरमैन वेन लामा शोसफल जी भी इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में छात्र छात्राओं को अपना
अपने ज्ञान के द्वारा अपने उसके द्वारा परिचय कराया। अब हम कहना चाहेंगे कि संस्थान के द्वारा, संस्थान के माननीय सदस्यों के द्वारा, संस्थान के माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो भी सदस्य हैं संस्थान के, अपने अपने क्षेत्र में बौद्ध धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले बनारस में माननीय भंते डॉक्टर के सुमेध थेरो जी, जो निर्बल वर्ग के छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करने के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी आप उन लोगों को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। हम आपका भी हृदय से स्वागत एवं वंदन करने के साथ साथ संस्थान के अन्य सदस्य भंते शीलतन जी, शाकमुनि बौद्ध विहार में 20-25 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा संस्कृत के क्षेत्र में रख के मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका आर्थिक रूप से हर तरह से मदद कर रहे हैं। इसी तरह से संस्थान के माननीय सदस्य भंते देवानंद जी, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार अरैली नैनी में भी वहाँ पे बौद्ध धर्म के शिक्षकों बौद्ध धर्म के बच्चों को या शिक्षा संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर योगदान कर रहे हैं। भंते आर वंश जी भी बोधशत बुद्ध विहार वैशाली विलथरा बलिया, लेकिन कुशीनगर के क्षेत्र में आप निरंतर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ संस्थान के माननीय उत्तर प्रदेश जैन विद्यासूर संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष भी ब्रह्मलिपि के विषय में एक दिन क्लास लिए हैं। आपका मानना क्या उल्लेख भी है कि ब्रह्मलिपि का विकास भगवान आदिनाथ की प्रथम पुत्री ब्राह्मी एवं सुंदरी के माध्यम से अंक विद्या और लेखन कला का विकास हुआ। हम आपका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस अनुक्रम में अब हम सबसे पहले संस्थान के माननीय सदस्य भिक्षु डॉक्टर के सुमेध थेरो से अनुरोध करेंगे कि बौद्ध शोध संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर अपना विचार रखें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ब्रह्मलिपि शोध पाठमाला में समापन समारोह में उपस्थित आज हम लोग का मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में लखनऊ में वाइस चांसलर श्रीमती माधवी सिंह एवं अन्य उपस्थित अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सदस्य परम पूज्य भिक्षुगण एवं अन्य सदस्यगण, उपस्थित इसी एकेडमिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण एवं छात्रगण। तो आज तो 15 दिन का ये कार्यक्रम में समापन का अवसर है। तो इसी अवसर पर सबसे पहले इसी संस्था में वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बनते शांति मित्र आज इसी हम लोग का ये कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। सर्वप्रथम आप सभी लोग के साथ इसी संस्था में अध्यक्ष परम पूज्य बंते जी का बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आयुरारोग्य संपत्ति के लिए, निरोगी संपत्ति के लिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं संस्कृत विभाग द्वारा इसी संस्था में ऐसा अनेक विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने के लिए समय समय पर हम लोग को पूरा मदद मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और एवं संस्कृत विभाग में माननीय मंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृत विभाग में अन्य इसी कार्यक्रम के लिए सहयोग दे दिया सभी लोग को भी। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर मैडम
माधवी सिंह और अन्य इसी कार्यक्रम में सहयोग दे दिया, विद्वत सभी लोग को भी हम सबसे पहले बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज हम लोग का योगदान इसी विषय के लिए समर्पित है। पूरा दुनिया में 1,000,000 साल से ज़्यादा इसी साउथ एशिया में 1,000 साल से ज़्यादा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का संदेश दुनिया को ले जाने वाला भाषा ब्राह्मी भाषा था। ये ब्राह्मी अक्षर और दम, इसलिए हम लोग दम लिपि नाम से हम लोग व्यवहार कर रहा है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तीनों धर्म में पूरा प्राकृत और ब्राह्मी विविध उसी वक्त में 1000 साल पहले उसी भाषा माध्यम से धर्म का और विभिन्न संदेश समाज तक लेकर गया। तो भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म था। तो भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली है भारत। फिर भी तो शुरुआत में तो समाज में लिखने का काम सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरुआत हुआ। तो सम्राट अशोक सबसे पहले देखिए, भगवान बुद्ध का त्रिपिटक सबसे पहले श्रीलंका में, जीसस क्राइस्ट आने पहले श्रीलंका में शुरुआत हुआ त्रिपिटक वो पाली में लिखा। और इंडिया में धम्मलिपि ब्राह्मी अक्षर में सबसे पहले सम्राट अशोका ने शुरुआत कर लिया। तो अभी ब्राह्मी लिपि का तो 3 पीरियड है। आदि पीरियड भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में 300 साल में बाद सम्राट अशोका से लेकर तो कई शताब्दी तक पहला अशोका मौर्य पीरियड में वो अशोक लिपि, धम्मलिपि, ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद तो कनिष्क पीरियड का ब्राह्मी लिपि है मिडिल पीरियड में। उसके बाद तो लेट पीरियड गुप्त पीरियड का है। तो इसलिए गुप्त पीरियड, कनिष्क पीरियड और अशोक पीरियड, तीनों पीरियड में परिच्छेद में दुनिया साउथ एशिया में तो पूरा धर्म का प्रचार, संस्कृति का प्रचार, समाज का, भाषा का प्रचार ये ब्राह्मी अक्षर से हुआ। और उसी वक्त में तो भारत कितना महान था वो चीज भी इससे पता लगेगा। तो ये ब्राह्मी अक्षर से माध्यम से प्रचार का काम अभी खाली भारत में नहीं है, भारत से बाहर थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, कंबोडिया में, लाओस में, विभिन्न देश में भी इसी ब्राह्मी अक्षर से धर्म का प्रचार, समाज का प्रचार, संदेश हुआ। तो इसलिए एक भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पहला एक भाषा ये ब्राह्मी अक्षर है। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले अभी चाइना में भी, चाइनीज संस्कृति में भी है, इतिहास में ललित विस्तर में लिखा है। तो भगवान बुद्ध वो सिद्धार्थ मतलब बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले बचपन में स्कूल गया उस अपना स्कूल में 64 लैंग्वेज उन्हें पढ़ाया उनको।
उसी 64 लैंग्वेज में भाषा में एक भाषा था ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लैंग्वेज। तो इसलिए बुद्ध का 6th सेंचुरी में भी ये ब्राह्मी अक्षर इसी भारत में समाज में था, व्यवहार में था। तो श्रीलंका में अभी दुनिया में सबसे पहला ब्राह्मी अक्षर का कोचने का काम श्रीलंका से मिला। वो 2nd सेंचुरी में, बीसी में, 2nd सेंचुरी बीसी का एक ब्राह्मी अक्षर श्रीलंका में अनुराधपुर में मिला। इंडिया में तो 3rd सेंचुरी वाला मिल रहा है। अशोका का पहले भी श्रीलंका में ब्राह्मी अक्षर लिपि अभी मिला, 1996 में डिस्कवरी में मिला। तो उस हिसाब से भगवान बुद्ध का सबसे पहला शाक्य मुनि शब्द, शाक्य मुनि शब्द, बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि शब्द भगवान बुद्ध का नाम सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में मिल रहा है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में जाकर वो राजाभिषेक में 21 साल में बाद लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी जगह में पिलर खड़ा कर लिया लुम्बिनी में, उसमें शाक्य मुनि शब्द ब्राह्मी अक्षर में लिखा है। अभी तो श्रीमती माधवी सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैडम हम लोग का सामने है। तो भारत में सबसे पहला हिंदू धर्म का शब्द ब्राह्मी अक्षर में, ब्राह्मी लिपि में सबसे पहला वाला मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में उसी वक्त में भी एक कनिष्क राजा का एक एम्बेसडर ने, राजदूत ने एक पिलर खड़ा कर लिया, उसमें शिव भगवान बारे में तो लिखा है। तो इसलिए हिंदू धर्म का रिलेटेड सबसे पुराना और ब्राह्मी अक्षर, ब्राह्मी लिपि वो उज्जैन में मिल रहा है, उसके बाद तो अयोध्या में मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हिंदू धर्म लेगा, बौद्ध धर्म लेगा, जैन धर्म लेगा, भारतीय संस्कृति लेगा, भारतीय इतिहास देखेगा, तो हम लोग को पुराना चीज अभी नया, हम लोग का पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, उसके बाद मराठी भाषा है, और उसके बाद हम लोग का गुजरात भाषा है, बंगाली भाषा है, द्रविड़ भाषा है। ये सारा भाषा का उत्पन्न नवीन लिखने का लेटर अक्षर आना पहले, सबसे पहले भारत में भाषा लिखने का संदेश ले जाने वाला माध्यम था। तो अभी भारत में हम लोग का ब्रिटिश टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, वो लोग ने सबसे पहले खुदाई कर कर तो डिस्कवरी कर लिया। उसके बाद सर जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले रॉयल आध्यात्मिक सोसाइटी बनाकर ये ब्राह्मी लिपि पूरा हम लोग का भारत का इतिहास हम लोग का सामने लेकर आया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना कर कर उन्हें पूरा भारत का पुराना इतिहास ये ब्राह्मी लिपि द्वारा हम लोग का सामने लेकर आया। वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम भी उन्हें एक जगह में लिखा है। तो शुरुआत इसी ब्राह्मी अक्षर का शुरुआत एक शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव स्वरूप का एक प्रेजेंटेशन है ये ब्राह्मी लिपि। तो इसलिए अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान अभी भारत में भारत सरकार द्वारा हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा रूप में प्रस्तुत कर लिया। पहला प्रधानमंत्री हम लोग का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में जाकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण दे दिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी यूएनओ में जाएगा तो हिंदी भाषा से अपना भाषण दे रहा है। उस हिसाब से सबसे पहले भारत का धर्म, भारत का संस्कृति इसी ब्राह्मी अक्षर से दुनिया में गया। उसके बाद पाली भाषा से भगवान बुद्ध का धर्म दुनिया में अलग अलग कोने में गया। इसलिए हमको लगता है भारत में अभी हम सभी लोग भारतीय संस्कृति बारे में, भारतीय धर्म बारे में, भारतीय एक दुनिया में एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग बात कर रहा है। भारत में दुनिया में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज़ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला,
महान यूनिवर्सिटी इसी भारत में था, इसी रत्न, इसी महत्व दुनिया को विश्व में और आगे ले जाने के लिए ये वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आज का दिन में के हम लोग का बौद्ध संस्था तरफ से आयोजित इसी कार्यक्रम में हम लोग का संस्कृत यूनिवर्सिटी में माननीय कुलपति श्रीमती मैडम माधवी सिंह और अन्य उपस्थित आप सभी लोग का मदद सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। उपस्थित बच्चों लोग ने रिसर्च स्कॉलर्स है, दुनिया में सबसे महान रिसर्च स्कॉलर भगवान बुद्ध था। भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म ले लिया। 550 बार जन्म लेकर अभी जातक कहानी में 550 बार उनका जन्म का पुराना इतिहास है। दुनिया में चलते चलते आते कितना उन्हें रिसर्च कर लिया। इसलिए हमको लगता है संसार में सबसे ज़्यादा रिसर्च शोध का काम भगवान बुद्ध ने कर लिया, उससे उतना तो बराबर और कोई शोध का काम नहीं कर लिया। इसलिए ये बौद्ध धर्म में रिलेटेड, हिंदू धर्म में रिलेटेड, भारत में सबसे पहला महाकाव्य संस्कृत से रामायण महाभारत ने लिखा है। वो भी मतलब अभी धम्मलिपि में वो चीज़ तो आता नहीं है, फिर भी वो संस्कृत से शुरुआत हुआ रामायण महाभारत। उसके पहले हम लोग का ब्राह्मी लिपि से तो जैन धर्म और हिंदू धर्म और वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का संदेश संस्कृति दुनिया को गया। ये चीज़ खोजने के लिए इसी कार्यक्रम में आप लोग बच्चों लोग शामिल होकर दुनिया में अभी भारत का स्टूडेंट्स है, साइंटिस्ट है, अभी चंद्रमा तक तो जा रहा है और बहुत सा चीज़ दुनिया में नाम आगे लेकर गया। इसी माध्यम से भी भारत का संस्कृति धर्म आगे बढ़ाने के लिए योगदान मिलेगा। ये सारा काम सफल होने के लिए हम लोग का संस्था में परमादरणीय सदस्य आर्यवंश बंते जी, देवानंद बंते जी, श्रीरत्न बंते जी, उपनंद बंते जी, आप सभी लोग का मदद मिला। रिसलदा पाक में हम लोग का परमादरणीय बंते पूज्य पंजानंद बंते जी इसी संस्था का एक संस्थापक सदस्य था। उसी बंते जी का शिष्य सुमन सार बंते जी भी है और जैन संस्था में उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर है। आप सभी लोग का मदद से इसी संस्था का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत सब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्राह्मी लिपि का विस्तार, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स बिशप ने पढ़ा। हर विषय में आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम निवेदन करेंगे संस्थान के माननीय सदस्य भंते आर वंश जी से। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आदरणीय कुलपति जी और हमारे जैन धर्म के आप डायरेक्टर जी तरुणेश जी और सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य जी, डॉक्टर सुभाष बरुआ जी और पाली भाषा के यहाँ प्रिंसिपल के रूप में आप भिक्षु उपानंद जी, आप सभी के लिए मैं बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए फिर एक बार आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अभी आपके बीच में हमारे डॉक्टर केशव थेरो जी ने सारनाथ वाराणसी से बहुत सारी प्राचीन बातों को पाली भाषा के उत्पन्न होना और उसका विस्तार होने पर काफ़ी लंबा उन्होंने चर्चा आपसे किया।
हमारे बीच में छात्र छात्राएं भी हैं और उनके गार्जियन भी हैं और पाली दर्शन के विशेष रूप से जानकार लोग भी हैं और उसके प्रति सभी लोग संवेदनशील भी हैं। मैं इस अवसर पर केवल इतनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब कभी कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, कभी ये कहा गया कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, एक पूरे एशिया महाद्वीप में कि इस तरह का विचारधारा आया और उसकी अगुवाई तथागत बुद्ध ने किया। तो हम पहले आदमी हैं, उसके बाद कुछ है। तो इस अवसर पर मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अमन और चैन की जहां तक बात आती है तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो विचार जो है वो बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध की जो विचारधारा है। हर आदमी यही चाहता है कि हम अमन चैन से रहें, हमारे जीवन में शांति हो। तो शांति का कोई ऐसा फल किसी पेड़ की टहनियों में नहीं फलता जिसे तोड़ा जाए और लोगों को खिला दिया जाए और शांति मिल जाए। शांति क्या है, तो उसके जब हम पीछे जब जाते हैं तो लगता है कि शांति नहीं बल्कि अशांति है, कोलाहल है, तमाम तरह के उपद्रव हैं, तमाम तरह के इस तरह के आंधी और तूफान के सरीखे जो इंसानियत को बार बार डसने का काम करते हैं। तो बुद्ध ने इस पाली भाषा में, पाली शब्द में, उस समय की पाली समकालीन जो भाषा थी, जो आज हर भाषा में थोड़ा थोड़ा जरूर वो मिलती जुलती है। तो अगर दुनिया में हम चाहते हैं कि अमन चैन रहे तो सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार पाली आपने सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि पाली भाषा में जो बुद्ध की विचारधारा है उसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाली भाषा के माध्यम से तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले खुद जियो औरों को जीने दो, मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, इसी चीज़ को देश के अंदर स्थापित करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस देश में रहते हैं, जिस देश के समय काल परिस्थिति को अगर आज उसका अवलोकन किया जाए, देखा जाए, तो हम आदमी होते हुए भी हम आदमी की श्रेणी में नहीं हैं। कहने का यह मतलब कि हम आदमी होते हुए भी, जिसे हम इंसान कहते हैं, और इंसान की बहाली के लिए हम सारे लोगों को मिलजुल करके इस पर इधर उधर की बातों को त्याग करके, फालतू बातों का त्याग करके कैसे इंसानियत स्थापित हो सकेगी, इसके लिए अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई संदेश दिया, और दिया ही नहीं बल्कि उसको स्थापित किया, आज पूरा एशिया में बुद्ध की संस्कृति से ओतप्रोत लोग हैं और बहुत जगह उसको लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि भारत को भी अगर कोई धर्म गुरु के नाम से जानता है तो वो पाली का नायक, लोक कल्याण का नायक, पूरी इंसानियत का मसीहा अगर कहा जाए तो वो बुद्ध को ही लोग मानते हैं, और बुद्ध के नाम से ही भारत को धर्म गुरु के रूप में लोग जानते हैं। दूसरी चीज यह है कि सुबह से शाम जब आप उठते हैं
जब बाजार के तरफ बढ़ते हैं, अब बाजार में जब आदमी जाता है तो कोई ना कोई चीज़ क्रय करता ही है, विक्रय करता है, दोनों में आप पैसा लेते हैं। जो हमारी जो इंडिया की जो करेंसी है, भारतीय करेंसी, भारत का जो रुपया है, वो बहुत ही गौरवान्वित, बहुत सम्मानित हमारी चीज़ है। वो हम उसे जला नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, उसको मिट्टी में किसी गंदी चीज़ों में हम नहीं डाल सकते। लेकिन जब भी किसी सामान या वस्तु जब हम खरीदते हैं, तो जब रुपया हम देते हैं, तो जो विक्रय करने वाला मालिक होता है, पहले सामान देकर जब आप पैसा देते हैं तो उस पैसे को लेकर अपने माथे पे लगाता है। क्या करता है? उसको प्रणाम करता है अपने देश की करेंसी को। तो उसमें है क्या? सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित 4 आर्यशत, 4 शेर, और जो देश का चौरंगा हमारा जो ध्वज है, बहुत लोग तो बोलते हैं कि तिरंगा है, तिरंगा है, लेकिन हम लोग तो उसको तिरंगा नहीं कहते हैं, हम तो उसको चौरंगा ही कहते हैं। इसलिए कि अगर आपके शरीर पर अगर कपड़ा जो पहने हैं, अगर उसको हम कलर में अगर गने तो कई कलर आपके ऊपर नज़र आएगा है। चश्मा भी नज़र आएगा ना कि एक कलर का ये भी चश्मा भी है। एक बिंदी भी अगर आप लगाते हैं तो भी एक कलर आएगा। तो जिस करेंसी को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उसका नाम असली नहीं लेते हैं, उसको हम लक्ष्मी जी बोलते हैं, जो भी श्रद्धा है उसकी कहने का कोई भी आदमी। लेकिन दर्शन में हम बुद्ध के 4 आर्यशत को प्रणाम करते हैं, बुद्ध की 10 पारमिताओं को हम प्रणाम करते हैं, बुद्ध की 4 आर्यशत, 10 पारमिता, 10 शीलों को हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते करते हम इस बात को एहसास अपने आप को कराते हैं कि आज से हम बुद्ध की शरण में जाएंगे, धम्म की शरण में जाएंगे, संघ की शरण में जाएंगे, और शीलों का हम पालन करेंगे, 4 आर्यशत को जानकर अपने जीवन की सार्थकता को हम तय करेंगे। तो ज़्यादा समय न है मुझे नहीं है बोलने के लिए, तो बहुत सारे लोग, वक्ता लोग भी बोलने के लिए हैं। तो मैं इस बात को मैं कहूँगा कि जितने लोग आए हैं तो सही को सही कम से कम कहेंगे तो बहुत सारी बातें हमारी बीच की भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाकर या उनके दिए गए दार्शनिक सिद्धांतों को अपनाकर निश्चित रूप से हम हिंसा या चारों तरफ से जो व्याप्त बुराइयां हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। अब हम निवेदन करेंगे संस्थान के माननीय सदस्य भंते देवानंद जी से कि आप आएँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, उनके धम्म और संघ को भी नमन करते हैं, नित्य रत्न की वंदना करते हैं। तो आज का विषय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्था के प्रांगण में ये 15 दिवसीय धम्म लिपि, यानी जिसको ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, इसके शिक्षण एवं बौद्ध अध्ययन कार्यशाला के समापन के अवसर पर प्रतिभागी लोग जो अध्ययन किया है उनको जो प्रमाण पत्र वितरण का समारोह है, इसमें उपस्थित हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय माधवी सिंह जो मंच पर उपस्थित हैं, हमारे संस्थान के सम्माननीय पूजनीय भिक्षु सदस्यगण और उपस्थित सम्मानित सज्जनों। धम्म लिपि, जहाँ तक धम्म लिपि का सवाल आता है, प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है, जो हम लोग जानते हैं, समझते हैं, ये लिपि, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, तो इसको धम्म लिपि ही क्यों कहा गया? पहले जो है
आदमी बोलता था तो कोई भाषा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत चीज़ें संकेत से जो है वो लोग उसको समझते थे संकेतों द्वारा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है शब्दों का जो है उद्भव हुआ, उसके द्वारा कुछ जो है समझने लगे। तो ये सम्राट अशोक के समय में भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, पहले कोई इसकी लिपि नहीं थी, कहीं लिखा नहीं जाता था, सिर्फ जो है मौखिक रूप से सभी जो है इसको कंठस्थ करते थे और उसी के द्वारा एक के द्वारा दूसरे को जो है वो जाती रहती थी, उनकी शिक्षाएं कंठस्थ करते रहते थे। लेकिन सर्वप्रथम जो है सम्राट अशोक के समय में जो शिलालेखों में जिस लिपि का प्रयोग हुआ उसको धम्म लिपि के नाम से जाना गया है। धम्म लिपि इसलिए कहेंगे उसको, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ये 84,000 उनकी जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं का सार जो है उस लिपि में पत्थरों पर उसकी खुदाई की गई। ये जो है शिलालेख, इसीलिए इसका नाम जो है धम्म लिपि पड़ा। और वही धम्म लिपि को बाद में जो ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाने लगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार ही यही है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे कि वह स्वयं सुखी रहे और दूसरे भी सुखी रहें। जियो और जीने दो, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कि जो हमारे सदस्यगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसार प्रसार के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। हम चूँकि इलाहाबाद से आते हैं, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार अराइल प्रयागराज में ये बुद्ध विहार है, एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, जहाँ पर इसी तरह से हमारे यहाँ 16 विद्यार्थी हैं सामड़ेर, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूली शिक्षा के साथ साथ धम्म की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, जिसमें से कि अभी जो है 4 लड़के ऐसे जो हैं जो धम्म ये पाली और बौद्ध दर्शन में एमए की परीक्षा पास कर रहे हैं, एमए के अध्ययनरत हैं, सेकेंड ईयर में, लास्ट ईयर में, जिसमें से एक लड़का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एमए फाइनल के एग्जाम अभी चल रहा है, उसका अब ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से और हर महीने में एक दिन ये धम्म लिपि का क्लास चलता है, जिसमें कम से कम जो है 25 से 30-35 विद्यार्थी हर महीने में ये धम्म लिपि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग जो वहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। भगवान बुद्ध की इसके साथ साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार प्रसार हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना है कि हम ये लिपि के साथ साथ, धम्म लिपि के साथ साथ जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये सारा जो है धम्म लिपि में है। इसलिए बौद्ध की शिक्षाओं का ही जो है ये महत्व ये प्रदर्शित करता है धम्म लिपि के द्वारा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी विद्यार्थी अध्ययन प्राप्त किए हैं 15 रोज़ तक, उनको जो प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, उन सब के प्रति जो है मंगल कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की जो है कामना करते हैं। तो सबके प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। सबका मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धम्म लिपि के विकास के साथ साथ आप ग्रामीण से लेकर उच्च शिक्षा तक लोगों को सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संस्थान के माननीय सदस्य भंते शीलत जी से निवेदन करेंगे कि आप आएँ, अपनी बात रखें।
नमो बुद्धाय। आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी माघवी सिंह जी और हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सभी सदस्यगण जी और बौद्ध शोध विद्या जैन के उपाध्यक्ष जी जैन साहब, हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के आगे ले जाने वाले डायरेक्टर राकेश सिंह जी और इस पाली विद्या को पढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर भंते उपानंद जी बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा रहे हैं और हमारे बैठे भंते सभी को वंदन करते हुए सभी उपासक उपासिकाएं निरंतर बौद्ध शोध संस्थान की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। हम लोग भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने ज़्यादातर अधिक से अधिक जिलों में लगातार हर महीने 2, 3, 4, 6 कार्यक्रम करता हूँ और हमारे देवानंद जी हैं, जैसे केशमेज थेरो जी हैं बनारस की तरफ, मतलब जो भी सदस्य जहाँ के हैं उधर निरंतर इस शोध संस्थान के माध्यम से बैनर के तले लगातार हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का। ये पाली भाषा का जैसे अभी भंते जी ने बताया, हमारे यहाँ मवई पड़ियाना साक्यमुनि बुद्ध विहार में 20 बच्चे निरंतर आज 14 साल से लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सभी भंते लोग कहीं न कहीं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी माननीय भदंत शांति मित्र जी अस्वस्थ हैं, नहीं आ पाए। उनके मार्गदर्शन में हम लोग जब से काम किया है कहीं न कहीं निरंतर कुछ न कुछ काम हमेशा होता चला जा रहा है। आज ये जो 15 दिवसीय जो कार्यक्रम जो सर्टिफिकेट वितरण होंगे उन सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, हमारे भंते लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की विद्या या महावीर जी की विद्या या सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, धर्म दुनिया का सबका एक है। धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। धर्म को मन को पवित्र करने की विद्या है। अगर मन पवित्र हो तो धर्म होगा। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। अगर पंचशील को पालन किया जाए, पंचशील के कारण ही हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। कहते पहली मंजिल शील है, दूसरी मंजिल ध्यान, तीजी प्रज्ञा पुष्ट की, चौथी मुक्त इंदान। शील धर्म पालन करे, पाप रहे ना शोक, सदाचार से सुधरते लोक और परलोक। यानी आचरण शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए। ये विद्या आज जो पाली भाषा है, जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ज़्यादातर सब पाली भाषा में है, लेकिन जब हम लोग इनको पढ़ते हैं और अपने जीवन काल में उतारेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे सबका कल्याण होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए सबके मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि संस्थान के माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और शाक्यमुनि बौद्ध विहार में हर माह या 20 से अधिक बच्चों को आप निरंतर शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम संस्थान के माननीय सदस्य श्री तरुणेश जी से अनुरोध करेंगे, आप आएँ, अपना विचार रखें। न बुद्धाय, आज बड़े प्रसन्नता का विषय है
कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में धम्म लिपि ब्राह्मी लिपि के 15 दिन की कार्यशाला पर आज प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर भातखंडे विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर श्रीमती मांडवी सिंह जी और जैन विद्या संस्थान के डॉक्टर प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी और इस संस्थान के संयुक्त रूप से बौद्ध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रफुल्ल कृपाल जी और हमारे संस्थान के सदस्यगण श्री सुमित थिरू जी, भंत आरवंश जी, भंत देवानंद जी, भंत जी, डॉक्टर उपनंद जी और जैन विद्या संस्थान के श्री अमित अग्निहोत्री जी और मित्रों, आज जो देश जो समाज अपने भाषा लिपि को भूल जाता है, वो देश या समाज या कुछ सब लोग अपने मूल स्वभाव से मूल विचार से दूर हो जाते हैं। हम लोगों को बौद्ध अनुयायी हैं, इसलिए धम्म को जानने के लिए लिपि को भाषा को जानना आवश्यक है। हम लोग धम्म लिपि जानेंगे तो जो तथागत बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे उनको हम लोग बेहतर जान सकेंगे। और इसके लिए हम डॉक्टर राकेश सिंह जी और डॉक्टर प्रफुल्ल कृपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कार्यशाला का आयोजन बार बार होता रहे और इससे लोगों को धम्म देशना भी होगी, उनके समझ में अच्छा आएगा और समाज का विकास होगा और जो समाज में जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। इसके लिए ये दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, पंच तीर्थ हैं उसका विकास कर रही है, बौद्ध परिपथ बन रहा है और इसके लिए सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भाषा के विकास के लिए, लिपि के विकास के लिए व्यवस्था कर रही है। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको पढ़ें और इसको ग्रहण करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी समाज के उत्थान में भाषा का निश्चित रूप से योगदान रहता है और संस्थान के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों का संस्थान के विकास के लिए निरंतर योगदान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे पाली शिक्षक डॉक्टर उपनंद जी से कि आएँ आप अपना विचार रखें। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध आज इस प्रमाण पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति माननीय कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थान के सम्माननीय सदस्यगण एवं अन्य अतिथिगण, सदा पूजनीय भिक्षु संघ, जैसा कि आज ये जो विषय है, निश्चित तौर पर यदि हम पाली भाषा के जो विशेषकर छात्र हैं उन सभी छात्रों को पाली भाषा के साथ साथ इस लिपि का भी अध्ययन करना चाहिए। आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अथवा अन्य संस्थानों में पाली भाषा का अध्ययन अध्यापन कार्य हो रहा है, किंतु वह अध्यापन और कार्य हम लोग देवनागरी में ही कर रहे हैं, जबकि पाली भाषा का जो मूल उद्भव है वह ब्राह्मी लिपि से है। जैसा कि आपको कार्यशाला के दौरान बताया गया या जो कार्यशाला के दौरान विभिन्न वर्कशॉप में जो वक्तव्य हुए हैं उस समय भी आपको बताया गया। उस समय बुद्ध के काल में 4 प्रमुख
भाषाएं हुआ करती थीं, जिसमें मागधी, प्राकृत, शूरसेनी, पैसाची, मागधी, उसमें छांदस भी एक थी, तो 5 थी। कालांतर में 2 विलुप्त हुई, 3 जीवित रहीं, जिसमें मागधी, प्राकृतिक और छांदस। उस काल की छांदस आज की संस्कृति, उस काल की मागधी आज की पाली, और प्राकृतिक तो आप लोग पढ़ते हैं, प्राकृत भी ऐसे ही है। उस वक्त जो लिपि का लिखने की कल विधि है वो उस काल में पूर्णतः विकसित थी। बौद्ध परंपरा अनुसार, जैसा कि हमारे बंते जी ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो लिपिबद्ध किया गया, तो वह लगभग 500 साल के बाद श्रीलंका में लगभग 100 शताब्दी ईस्वी में राजा बट्टगामनी के समय काल में इस त्रिपिटक साहित्य को, बुद्ध वचनों को लिपिबद्ध किया गया। लिपि का अर्थ है किसी चीज़ को लिखने में, प्रयोग में लाना, इसीलिए उसका नाम लिपि कहते हैं, लिखने के काम में लाना। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। तो जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को जब लिपिबद्ध करना, लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो उस काल में भी, बुद्ध काल में भी, यद्यपि बुद्ध वचनों को लिखने में नहीं लाया गया था, लिखा नहीं गया था, फिर भी लिपि या लिखने की क्रिया मौजूद थी, ऐसा त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। राजा बिंबिसार द्वारा तक्षशिला के राजा को एक विनम्र पत्र लिखा गया, जिस पत्र में बुद्ध के प्रादुर्भाव और बुद्ध के प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए उस पत्र को दूत द्वारा तक्षशिला भेजा गया था, वो एक पत्र लिख करके। ऐसा प्रसंग एक सूत्र में मिलता है। उस प्रसंग के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि बुद्ध काल में लिखने की कला थी। किंतु उसके बाद जो भगवान बुद्ध के 245 वर्ष लगभग बाद सम्राट अशोक के काल में, सब जानते हैं कि सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम, जैसा अभी तक जिक्र भी हुआ, कि बुद्ध वचनों को जो है लिपिबद्ध किया। तो त्रिपिटक साहित्य को मूलतः श्रीलंका में 1ली शताब्दी में लिखा गया, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम अगर बुद्ध वचनों को कहीं लिखने की उसमें लाया गया तो सम्राट अशोक ने लिखा, और उसको ये ब्राह्मी लिपि में लिखा। तो ये जो धम्म लिपि हम कहते हैं, किसी चीज़ का जो वाहक होता है उसको उसके नाम से जानते हैं। ये जो ब्राह्मी लिपि जिसे आप कहते हैं, ये धम्म का वाहक रही है, इसीलिए इसको हम धम्म लिपि भी कहते हैं। वाहक का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लेके जाए। धम्म लिपि और ब्राह्मी लिपि को देखें तो केवल ये, वैसे भारतीय लिपि, इसका जो मूल नाम उसको भारतीय लिपि भी कहते हैं, धम्म लिपि और ब्राह्मी लिपि नहीं, इसको भारतीय लिपि भी कहते हैं। भारत के उस कालीन भाषाओं के लिखने में ही काम नहीं आई, इससे विभिन्न अन्य भाषाओं के लेखन में भी ब्राह्मी लिपि का बहुत योगदान रहा है। पता नहीं, आपने एक कार्यशाला के दौरान शायद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, टिबेटन भाषा उसमें से मूल है, मंगोलियन लिपि उसमें से मूल है, खमेर उसमें से है, खमेर जो कम्बोडियन भाषा है, खमेर, वो उसमें लिखी जाती है। चाइनीज़ लिपि में उसका योगदान है, कोरियन लिपि में उसका योगदान है, और बहुत ताहित मात्रा में जापानी भाषा के शब्दों में भी इस ब्राह्मी लिपि के अक्षरों का या उसकी मात्राओं का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो हम जिसको सामान्य तौर पे देखते हैं, ये केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, इस भाषा का बड़ा योगदान है। खैर, जो 2 मिनट का समय हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे दिया है, और चूँकि मैं यहीं का हूँ तो मैं मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए था, मेहमान बोलते हैं कभी कभी, होस्ट को नहीं बोलना चाहिए ऐसे अवसर पर। फिर भी क्लास के दौरान हम
इन चीज़ों को पढ़ाएंगे आप लोगों को कि इसका और डेवलपमेंट या विकास कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं या हम पाली पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ें। अपनी प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए भी हमें इस लिपि का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो समय समय पर ये जो कार्यशाला है, निश्चित तौर पर हमारे प्रोफेसर गढ़पाल सर और हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह, ये दोनों लोगों के संयुक्त मेहनत से ये कार्यशाला संपन्न हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर पाली और ये इस लिपि के संवर्धन के लिए अन्य कार्यशालाएं भी आप लोगों को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा। मैं पुनः आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं जो आपने कम संख्या में ही सही इस लिपि को सीखने के लिए प्रयत्न किया। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। ब्राह्मी लिपि के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का किस तरह से विकास हुआ, इस विषय में आप इन लोगों को परिचय कराया, आगे भी आप कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी से, जिन्होंने इस कार्यशाला को चलाने में मुख्य भूमिका निभाई। आइए सर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। त्रिरत्नों को वंदन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ। ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सिंह महोदया को मैं यहाँ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे ही मंचस्थ सभी अतिथियों को और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान तथा जैन संस्थान के सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद को प्रणाम है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो 15 दिवसीय धम्मलिपि कार्यशाला हुई है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वावधान में उसी के अंतर्गत चल रही है, इंटर्नशिप के तहत। आप सभी जानते हैं कि यह 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसके पहले 2 और शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है। एक तो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में और दूसरी जो शिक्षा नीति थी 1986 में। अब यह जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को और भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व देते हुए इसकी संरचना हुई है और विशेषतः वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को और जो है नैतिक मूल्यों को इसमें बहुत स्थान दिया गया है। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि व्यक्ति शिक्षित हो, उसके साथ साथ उसके अंदर कौशल भी आए और वो रोजगार की दृष्टि से और अपने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सर्वविध प्रकार से वह परिपक्व बन सके। इस तरह की शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा गत वर्ष ही MA पाली का कार्यक्रम आरंभ हुआ है और उसी में पाठ्यक्रम के साथ साथ इंटर्नशिप का यानी अपने स्किल को भी डेवलप करना है, तो उसी तहत यह कार्यक्रम है। तो पाली का अध्यापन तो किया गया, उस पाली त्रिपिटक साहित्य है उसके साथ साथ जो लिपि है, लिपियों के भी शिक्षण के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो 2 या 2 से अधिक संस्थाएं परस्पर आपस में मिलकर एक्सचेंज प्रोग्राम करें ताकि दोनों संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग
किया जा सके, उस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ऐसे ही आने वाले समय में हम भंते सुबेद थेरो जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम सिहली लिपि, बर्मी लिपि, थाई लिपि और उसमें उपलब्ध जो पांडुलिपियाँ है उसको देवनागरी लिपि में हम जो है लिप्यंतरण, ट्रांसलिट्रेशन के काम को भी हाथ में लेना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यह जो संपूर्ति सत्र यहाँ होने जा रहा है, एक बात मैं आपको पूरे नमन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम के दौरान एक महामनीषी का नाम भी आया था जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है और कल ही उनकी जयंती होने वाली है। तो ऐसे महामनीषी को भी मैं यहाँ नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को सामने लाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। और हम प्रयास भी करेंगे कि कल कोई ऑनलाइन कार्यक्रम करें और ऐसे जो वैदेशिक मनीषी हुई हैं उनको भी हमें समय समय पर याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीए पाली का कार्यक्रम आरंभ किया गया है उसके लिए माननीय कुलपति महोदया के प्रति हम कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में पाली के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ रही है और लोग पाली भाषा पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और स्वाध्यायी पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या गृहिणियाँ हैं, अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो लोग भी पढ़ना चाहते पाली, किंतु नियमित रूप से वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो माननीय कुलपति महोदया का भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और स्वाध्यायी शिक्षा के माध्यम से भी पाली भाषा के पाठ्यक्रम आरंभ करने की आप महती कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया और ये प्रोग्राम आज के 25 दिन पहले जब संस्थान के माननीय अध्यक्ष जी सदस्य थे प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी आए थे, एक ही बैठक में तय हुआ था कि हम लोग एक कार्यशाला का आयोजन करें। निश्चित रूप से अब हम अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी से कि आएँ, आप अपना विचार रखें। सभी को रणमोज्जडाणन, मंचस्थ हमारे पूर्व वक्तागण और विद्वानगण, आदरणीय वदनगण, हमारे सम्मुख बैठे हुए आगंतुक एवं विद्यार्थी। मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है शायद किसी मंच से पहली बार, प्राकृत भाषा का उद्गम प्रकृति से ही हुआ है, इसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। प्राकृत भाषा जहाँ जिस तरह से बोली जाती उसी तरह की है। जैसे प्राकृत भाषा अगर आगरा की साइड में बोली जाएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी सौर सैनी कही जाएगी, बिहार में बोली जाएगी अर्धमागधी कही जाएगी, और अगर ये उज्जैन की तरफ बोली जाएगी छंदी, और महाराष्ट्र की तरफ मराठी। मैं यहाँ पर एक निवेदन ये करना चाहता हूँ मंच से, और ये चूँकि लिपि से और हमारे भाषा से संबंधित कार्यशाला चली है, वो निवेदन ये है कि भगवान महावीर से जब प्रश्न पूछा गया उनके देशना के समय, जब वो कैवल्य प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने जो कहा था वो ये था, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। यानी 18 भाषाओं का उद्गम उस समय तक हो चुका था महावीर के युग में, लिपिबद्ध भी हो रहा था। लेकिन उस लिपि को पढ़ने में जैसे भाषाएं बदल रही थी क्षेत्रवाद से, वैसे ही हमारी लिपियां बदल जा रही थी। मैं पहली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा जानता हूं। कम्मदहल्ली एक जगह है, ये श्रवणबेलगोल कर्नाटका में है। वहां पर
चंद्रगुप्त मौर्य ने जब दीक्षा ग्रहण की, जैनेश्वरी दीक्षा, दिगंबर दीक्षा उन्होंने ग्रहण की भद्रबाहु से, और उसी पर्वत के ऊपर उन्होंने गुरु को प्रणाम करने के लिए जिस भाषा को लिखा था वो नमो जैनाणम थी। ये चंद्रगुप्त का जो बिंबसार की डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ द जैन इज़ द बिंबसार। उसके बाद में चंद्रगुप्त, अशोक वगैरह आए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किसने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि श्रद्धान अपना अपना है। जिसके जो इष्ट देव हैं उनके प्रति उन्हें श्रद्धान रखना ही मैं समझता हूँ सबसे पहले भाषा की सेवा होती है। अगर आपका श्रद्धान सच्चा नहीं तो भाषा की सेवा दुर्लभ हो जाती है। ऐसे ही मैं एक और वरदान देना चाहता हूँ। भगवान आदिनाथ 84 लाख वर्ष पूर्व जिनकी आयु और कालो काल परिवर्तन यानी करोड़ों वर्ष जोड़े जाते हैं, हम लोग कहते हैं 50 करोड़ पहले का जीवांश मिला, 50,000 करोड़ वर्ष पहले का जीवांश मिला। अरे कोई अंत नहीं है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जहाँ हम रह रहे हैं उसी को समझ रहे हैं कि ये दुनिया है। ये दुनिया का वो कतरा भी नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। तो उस समय भगवान आदिनाथ ने जब कैवल्य प्राप्त किया तो उनके पुत्र मारीच ने उनसे पूछा कि ये कैसा धर्म है जिसमें आप दिगंबरत्व धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि दिगंबरत्व से तुमको भी मोक्ष मिलेगा, तुम अंतिम तीर्थंकर महावीर बनोगे। उस समय कहा अंतिम तीर्थंकर महावीर बनोगे। बात तो सच थी, लेकिन पोते को बहुत बुरा लगा। पोता सोच रहा था भाई दूसरा कहते, तीसरा कहते, मेरे चाचा और ताऊ के बाद कहे होते कि तुम बन जाओगे तीर्थंकर, सीधा 24वां इतने वर्षों बाद। उसी समय उसने जैन मत छोड़ दिया। यानी मैं परंपरा कहूंगा, इसको संस्कृत कहूंगा, धर्म कोई चीज नहीं होती है। जैन संस्कृति छोड़ के उसने 363 संस्कृतियों की स्थापना की। किसी भी नए कार्य को शुरू करना, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत कर देना एक आसान है, लेकिन उसको फिर रोकना उतना ही कठिन है जितना आज हमारे प्रधानमंत्री को कठिन हो रहा है। देखिए जितनी भाषाएं हैं उनमें क्यों आजकल पाली, प्राकृत, संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे राष्ट्र को बहुत दिनों तक हर तरह से बर्बाद किया गया। मैं कहूँगा सीधा शब्द, गुलामी हो, लिखत पढ़त हो, हमारी अच्छी चीज़ हो, कभी किसी ने छुपा दी, कभी किसी ने छुपा दी, कभी किसी ने चुरा ली। स्वास्तिक का चिन्ह तो चला गया जर्मनी, और बाकी बचे हुए जो हमारे शास्त्र थे वो इधर उधर चले गए। तो आज हमको खोज करनी है कि हमारा प्राचीन संस्कृत धरोहर क्या है। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की सरकार, प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक सरकार इसको एक नई पॉलिसी के अंतर्गत कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आप करिए, क्योंकि जब तक ये भाषाएं नहीं आएंगी तब तक आपका शोध निबंध कभी सत्यता को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इनकी आवश्यकता है। कार्यशाला में जितने भी हमारे विद्यार्थीगण आए हैं जिनको आज प्रमाण पत्र मिलेगा, उन सभी को मेरी बधाई। और मैं एक निवेदन करूंगा उनसे कि आप जितना सीखें उससे आगे बढ़ें और हमेशा इसके योग्य सिद्ध हों कि आपने भारतीय परंपरा की एक मूल भाषा को यहाँ सीखा है। मैं ब्राह्मी, धम्म और पाली में अंतर नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्कृत अंग्रेजी में अंतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने सीखा है उसको उत्कृष्टता प्रदान करें, यही हमारा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया प्रकृति से ही प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। अब हम इस संगोष्ठी की प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के समारोह की मुख्य अतिथि भातखंडी संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि आप आएं। आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में धम्मलिपि शिक्षण और बौद्ध अध्ययन कार्यशाला पिछले 15 दिनों से आयोजित थी, और इस आयोजन के लिए मैं दोनों संस्थाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ।
कि उनका इतना अच्छा प्रयास रहा और मैं सुन रही थी। इसके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला और कई ऐसी जानकारी मिली जो हमें जानना चाहिए। आज हमारे बीच विषय के विशेषज्ञ बौद्ध भिक्षुगण उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति हार्दिक नमन करती हूँ। बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक राकेश सिंह जी, जैन विद्या शोध संस्थान के प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज जो हमारे वक्ता कह रहे थे कि ये लिपि ऐसी थी जो अत्यंत प्राचीन है और सबसे बड़ी बात कि जो बौद्ध उपदेश है, भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो हमारे लिए इतना आदरणीय है और वो इस लिपि के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से आज भी हम लोगों के समक्ष उपस्थित है। तो उसका ज्ञान निश्चित रूप से हमको समृद्ध करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही थी जिसमें हमारा जो विरासत है, हमारी संस्कृति के जो मूल आधार हैं, उस पर हम पुनः दृष्टि डालने के लिए एक प्रयास किया गया है। और न केवल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में, जैसा कि आप कह रहे थे कि पाली का स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है और राकेश सिंह जी से कल मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रवेश भी लिया है। तो इसमें आगे की शिक्षा भी, पीजी के पाठ्यक्रम भी निश्चित रूप से आगे आयोजित होंगे। दूसरी बात जो मैं लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था, आप लोगों को मैं सुन रही थी, तो कि चूँकि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का एक घटक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, और मैंने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है तो उसमें हम ऐच्छिक विषयों को कैसे सम्मिलित करें और हमारी संस्कृति के जो ऐसे मूल आधार कहना चाहिए, जो विरासत है हमारे देश का, उनको कैसे हम मुख्य विषय के साथ जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा में हम कैसे उसको स्वीकार करें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो मैं आपको बताऊं कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बनाते समय हमने, चूँकि हमारा घटक है बौद्ध शोध संस्थान और जैन, तो हमने दोनों के दर्शन को भी सम्मिलित किया है। मुझे लग रहा था कि हमको पाली को भी बिल्कुल सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी इसको एक उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो, बट इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। भाषा की जब बात होती है तो सिर्फ भाषा या लिपि की बात नहीं है, वो हमको हमारी उस समय की संस्कृति और हमारा जो संस्कार है, सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहती हैं। और ऐसी भाषा को पढ़ना, बोलना अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हमें गर्व का अनुभव या एक बहुत अच्छा आभास दिलाता है। पवित्रता की बात करें या हम हमारी समृद्ध विरासत की बात करें, जो कि हमारे देश की पहचान है। यदि हम अपने भारत की विशेषता की बात करें तो यही हमारी धरोहर है और यही हमको आगे भी स्थान दिलाएगा। तो हमको लगता है कि वापस हम अपनी संस्कृति के प्रति फिर से सजग हों, संस्कृति के ऐसे मूल तत्वों के ऊपर फिर से सजग हों, और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजनाएं हैं कि इनको कैसे हम अपनी शिक्षा में स्थान दें। तो आज मैं कहूँगी कि ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा अभय कुमार जैन जी कह रहे थे कि ये सिर्फ 15 दिनों की कार्यशाला और हमको एक सर्टिफिकेट मिल गया नहीं होना चाहिए। इस पर ज़रूर आप अपने जो कार्यशाला में आपने अध्ययन किया है उसको आगे किस तरीके से आप अपने ज्ञान में सम्मिलित रखते हैं और उसको किस तरीके से विकसित करते हैं, ये विद्यार्थियों को अवश्य चाहिए कि इस पर विचार करें और अपने ज्ञान की समृद्धि इसी तरीके से सतत करते रहें। मैं उनको अपनी शुभकामना देती हूँ
और पुनः ऐसे आयोजन, भले ही संख्या की बात कम होती है, पर इस तरीके के आयोजन हमको गौरवान्वित हमेशा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि भातखंडे विश्वविद्यालय के कोर्स में भी बौद्ध एवं जैन धर्म को रखा गया है। इसी के साथ साथ आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र ही एमए एवं शोध कार्य को भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संस्थान के माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करेंगे कि इस संगोष्ठी की मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को सम्मानित करें। माननीय सदस्य सब लोग खड़े हो जाना चाहिए ना। आप लोग लगिए अभी उपाध्याय जी। अब माननीय सदस्यगणों से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी को सम्मानित करें। और हाँ हाँ अभी रुके दो अभी रहिए, अभी और सम्मानित करेंगे भी आप लोग। और इसी कड़ी में अब निवेदन है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी को संस्थान के माननीय सदस्यगण सम्मानित करें। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के निदेशक को भी माननीय सदस्यगणों से निवेदन है कि आप सम्मानित करें। अब भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय सदस्यगणों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। सब इकट्ठा सर, आप लोग अभी देते हो जल्दी दो। आगे जाएंगे।
नहीं बनते जी। नहीं। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो 15 दिवसीय कार्यशाला, हाँ प्रमाण पत्र देना है। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह में सबसे पहले केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हम छात्राओं को बुलाएंगे और आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि एक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का ज्ञान इन लोगों को कराया, अध्ययन भी कराया, अध्यापन कार्य भी कराया। श्री चंद्रबली जी, निरंतर लगातार आपका बहुत योगदान रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए सर, आइए। आप सब लोग भी, आप लोग भी आइए, जाइए। आप बनते जी, आप लोग खड़े तो हो जाओ। श्री दयाराम मौर्य जी, अच्छा अच्छा, प्रतिभागियों की तरफ से अभी ठीक है, कर रहा हूँ। शेयरिंग बंद कर। सुश्री छेरिंग बंजल जी, ये मैम ऐसे छात्र हैं कि एक दिन क्लास में अकेले थे, पूरा क्लास का इन्होंने सीट ठीक किया आने के पहले शिक्षकों के, मतलब ये इनका वो प्रतिभा देखिए, इनको देखो। सुश्री पनमा डोलमा जी, नहीं है, अच्छा उनका। सुश्री मंजू देवी जी, हाँ। सुश्री लाजवंती जी, लाजवंती जी जाइए। सुश्री ममता जी, सुश्री रंजीता जी, नहीं आई रंजीता जी। सुश्री विनीत कुमार मौर्य जी, श्री विनीत कुमार मौर्य जी, नहीं है। सुश्री पूनम कुमारी जी, नहीं है। श्री नागार्जुन बेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की छात्राएं, मधु, नहीं है। शिल्पी, सुश्री शाक विदिशा बौद्ध, पेपर देने ठीक है। सुश्री संध्या, सुश्री दीक्षा सोनकर, हैं। सुश्री अर्चना कुशवाहा, नहीं है। रूबी,
प्राची मौर्य, सोनिका, अनुप्रिया, विषय विशेषज्ञ के रूप में एक क्लास उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी ने लिया है। हम मैम से अनुरोध करेंगे कि आप उनको भी सर्टिफिकेट दें। जी नहीं 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 डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, प्रोफेसर रामनंदन सिंह आए नहीं, प्रोफेसर रामनंदन सिंह जी नहीं आए हैं। डॉक्टर वेद व्यास पांडे जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। बुद्ध वंदना के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, लेकिन जो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं उसमें किसी एक को बोलने के लिए कहा गया है। तो चाहे श्री चंद्रबली जी बोलें या श्री दयाराम जी कह रहे हैं, हम बोलेंगे, लेकिन श्री चंद्रबली जी बोलें क्योंकि उन्होंने अध्ययन भी किया, अध्यापन भी कराया है। आप आएँ सर। दोनों कौन है? मधु, आ जाओ बेटा तुम लोग। सर्टिफिकेट हाँ मेन से मिल जाएगा ना। चलो आ जाओ बेटा, ऊपर आओ। धीरेन्द्र, मधु और दीपा का सर्टिफिकेट दो, विदिशा का सर्टिफिकेट दिला दो। बहुत ही नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्दामि पठमं सम्बुद्धं भजन्तानां थेरानां भिक्खूनाञ्च सक्कतोमि गरुकं करोमि स्वागतं करोमि। अमाकं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति महोदय, मंचस्थे संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पाचार्यो पद को व्याकरणो सम्यक पाली भाषायां सम्यक साहित्य रतन विभूषितो पाचार्यो प्रफुल्ल गढ़पाल महोदय, मंचस्थो अशोक जैन विद्या शोध संस्थान प्रमुखो उप प्रमुखो डॉक्टर अभय कुमार जैन महोदय, मंचस्थ भदंत थेरो उपनंद महोदय, उपस्थित सभ्य माणवक माणिकायो उपासक उपासिकाओं च आज पंचदश दिवसीय
धम्मलिपि कार्यशालायाः समारोह समापन दिवसो अस्ति। इमस्मिन् काले वयं धम्मलिपि अक्षराणां स्वर व्यञ्जनानां शब्दानां लिखितुं पठितुं शक्नोमि। धम्मलिपीयं पदन्यास वाक्यविरचितम् एव शिक्षितों में अयं धम्मलिपि इमस्मिन् काले अस्माकं धम्मलिपियं प्रियदर्शने देवानां प्रियदर्शिना अशोकेन धम्मलिपियं लेखापिता शिलालेखं च पठितुं लेखितुं भावितुं शक्नोम। इमस्मिन् काले बैराट शिलालेखं, अंधेर स्तूप शिलालेखं, गुजर्रा शिलालेखं, रुम्बंदेई शिलालेखं लुम्बिनी, निगाली सागर स्तंभ स्तूप भगवान बुद्ध कोणागमनस्य स्तूपो इमानि च अनेकानि शिलालेखानि वयं लिखापिता पठिता सम्मोहिता। इयं धम्मलिपि मया लेखापिता प्रियदर्शिना अशोकेन इत उत्तम शिलालेखेन नत्थिकोच अन्य लिपि अथि तेन समेन यदा दिस धम्मलिपि वा लिखापिता सम्राट अशोकेन अनेकानि ठानेषु कुभेषु थूपेषु थम्ब लेखेषु नान्य कोई अन्य लिपि ब्राह्मलिपि तद ना होती तेन समय ने ब्राह्मलिपि वा न स्थितो केवलं एव धम्मलिपि वा स्थितो यत् तत्समयेन ब्राह्मण शब्दो वाज इन प्रचलितो। धम्मलिपि सम्राट अशोकेन देवानां प्रियदर्शिना सम्राट अशोकेन सर मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन वो शायद मेरी आवाज़ साथ नहीं दे पा रही है। निर्देश हुआ है कि समाप्त करूं। इस समय में मैं आज कुलपति महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज़्यादा आभार मैं अपने इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक राकेश सिंह साहब का व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से और इतना अच्छा समारोह चला है। 15 दिन इन्हीं के प्रयासों से और हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल जी के सहयोग से इतना अच्छा चला है। ऐसे अच्छा और कोई भी प्रोग्राम कार्यशाला और कहीं पर भी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। ये इसका पूरा श्रेय इस संस्थान के निदेशक श्री राकेश सिंह को ही जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निरंतर धम्मलिपि के विषय में इन छात्र छात्राओं को अवगत कराया। अब हम संस्थान के माननीय सदस्यगणों से धम्म वंदना के लिए अनुरोध करेंगे और निवेदन करेंगे, जिस तरह से भगवान बुद्ध से आनंद जुड़े थे उसी तरह से संस्थान के माननीय अध्यक्ष जी से श्री भगवत साक्या जी भी जुड़े हैं।
साक्या जी भी ऊपर आएँ और साथ साथ धम वंदना करें। आइए साहब। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अभिवादनशीलेश नीचं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। सब्भीतिय विभाजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गलं रखन्तु सब्बदेवता। सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।